हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। तो बेटा आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं बेटा कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स की जब भी बेटा हम बात करेंगे तो एग्जाम के पॉइंट से अगर हम बात करें बेटा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि हर एग्जाम में यहां से प्रॉब्लम आती है। मतलब हर अटेम्प्ट में प्रॉब्लम आना जरूरी नहीं है, यहां पर बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यानी इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट इश्यू से बेटा एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम्स मतलब फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं होती, कभी आता है कभी नहीं आता। 50-50% चांसेस रहते हैं बच्चों यहाँ पर। अब बेटा हमारे को सबसे पहले तो हमने देखा कि एग्जाम के लिए कितना ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता चल गया होगा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये नहीं है। दूसरा पॉइंट, जब भी ये आता है तो ये कितने नंबर का मार्क्स आपको वेटेज कवर करवाएंगे? 4 से 5 नंबर का बेटा वेटेज कवर करता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये अकाउंट्स के अंदर, हमारा कंपनी अकाउंट्स के अंदर सबसे आसान और बेटा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। तो अब बेटा हम सबसे पहले अगर हम बात करें इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के बारे में, हाँ जी मेरे साथ यहां पर ध्यान देंगे बेटा। मैं सबसे पहले आपको यहां पर एक हेडिंग लिख देता हूं जी, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। देखो बच्चों, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैंने कहा ना बहुत ही आसान चैप्टर है, एग्जाम के लिए ज्यादा रेलेवेंट है नहीं। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो इसका आप ये बता दीजिए कि इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स का मतलब क्या है। बेटा देखो, बोनस का अगर आप सिंपल तरीके से मीनिंग समझो, बोनस का मतलब है विदाउट एनी कंसिडरेशन। अगर बेटा आपको कुछ भी फ्री में मिलता है जिसके लिए सामने वाले को आप कुछ पे नहीं करते, बेटा वो बोनस कहलाता है। यानी विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो बेटा बोनस कहलाएगा। बट हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर बोनस को थोड़ा अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोलेंगे तो थोड़ा डिटेल में लेकर चलें इस पॉइंट को, तो बेटा ये क्या कहता है, यहां पर आओ। देखो बेटा, जब आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में बेटा काम करोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जो दीपावली का मंथ होता है, यानी जो नवंबर का महीना होता है बेटा, दीपावली के टाइम पर बेटा कंपनीज अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस से बेटा खुश होकर, या दूसरा भी ये कह सकते हो दीपावली के टाइम पर बेटा कंपनीज अपने स्टाफ या अपने एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। वो जो गिफ्ट दिया जा रहा है ना बेटा वो बेसिकली बोनस है। यानी उस गिफ्ट के बदले में वो कंपनी आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती, यानी बिना पैसे के या बिना सर्विस के वो आपको बेटा बिना पैसे के या बिना सर्विस के जो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है वो बेसिकली बोनस है। आपने देखा होगा अगर आपके परिवार में बेटा आपके मदर फादर अगर कोई भी वर्किंग होगा किसी भी कंपनी के अंदर, तो आप वहां पर देखोगे नॉर्मली नवंबर के महीने में उनको बेटा कंपनी की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलता है, जैसे उन्हें बेटा कोई डिनर सेट मिल गया या कुछ भी एक ऐसी चीज जो आपको देखोगे कि उन्हें दीपावली के दौरान उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट में उन्हें मिला है। अब बेटा ये वो वाला बोनस नहीं है जो नॉर्मली आप प्रैक्टिस में देखते हो। यहां बोनस इश्यू का मतलब है हम शेयर्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो बेटा पहले तो मैं बता दूं, जब भी बोनस का मतलब आएगा आप समझ जाना ये बात करता है जी फ्री ऑफ कॉस्ट की। किसकी बात करता है बच्चों? ये बात करता है फ्री ऑफ कॉस्ट की। दूसरा बेटा यहां पर बात आती है शेयर से रिलेटेड है। अब बच्चों हमें 11th स्टैंडर्ड से टीचर पढ़ाते आ रहे हैं कि शेयर्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक हमारा इक्विटी शेयर होता है, एक बच्चों हमारा प्रेफरेंस शेयर होता है। तो सवाल आता है कि हम बोनस इश्यू में कौन से शेयर को इश्यू करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए, यहां पर बात की जाती है बच्चों इक्विटी शेयर्स की। किसकी बात की जाती है बेटे? इक्विटी शेयर्स की। तो अब आपको एक माइंड में अपने एक इमेज बना लेनी है कि बोनस इश्यू का मतलब जो होगा वो हमेशा इक्विटी शेयर से रिलेटेड होगा। यानी बोनस में बेटा कभी भी यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं दिया जाता। बोनस जो दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। अगर हम बेटा बोनस से रिलेटेड बात करें तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बेटा ये कवर किया जाता है अंडर सेक्शन नंबर 63।
यानी जब आप बोनस इशू को बेटा अपने कंपनीज लॉ में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सर पढ़ाएंगे बेटा सेक्शन नंबर 63 के अंडर बोनस के बारे में कि भाई बोनस क्या होता है। अब बेटा बोनस से का अगर हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस पूरे चैप्टर के अंदर अकाउंट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 5 जर्नल एंट्रीज मेरे को यहां पर बतानी, यानी 5 जर्नल एंट्री में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। यानी यहां पर अकाउंट्स के अंदर बस सिर्फ हमें टोटल 5 जर्नल एंट्रीज बनानी, उन 5 जर्नल एंट्रीज में कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं कि बेटा बोनस इश्यू जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ बातें समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ साथ कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बेटा इधर आ जाओ, ये कोई कंपनी है, उस कंपनी का बेटा ये बैलेंस शीट है। बेटा ये पुराने वाले तरीके से बनाकर दिखा रहा हूं, आप ये मत सोचने लग जाना कि सर आपने जो बैलेंस शीट बनाई है ये तो रिवाइज्ड वाली नहीं है, ओल्ड फॉर्मेट आप बना रहे हो। बेटा समझाने के लिए हमने वही टी शेप वाली बैलेंस शीट बना ली, तो आप जरा समझने की कोशिश करना। आपको पता है बेटा, ध्यान से समझना, यहां पर कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल होगी। एक नाम के लिए बेटा मैं मान लेता हूं यहां पर 1000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है। फिर मैं मान लेता हूं बेटा इस कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में 4000 रुपए रखे हुए हैं, 4000 रुपीज, और ये बेटा इसका इधर का टोटल है जी 5000, और इधर बेटा इसकी एसेट वैसेट जो भी होंगी इसका टोटल भी बेटा इधर 5000 रुपए। आप पहले इधर ध्यान दो, ये हमारे पास किसी कंपनी से रिलेटेड बेटा एक फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए मैंने आपके सामने एक बैलेंस शीट तैयार की, जिसमें मैंने बताया उस कंपनी के पास 5000 रुपए की एसेट है, और उस 5000 का अलग अलग अगर हम देखें इक्विटी कैपिटल 1000 की और रिजर्व्स एंड सरप्लस में बेटा 4000 रुपए रखे हुए हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर हम लॉजिकली बात करें बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब है कंपनी ने जो पैसा पास्ट में कमाया है, यानी कंपनी ने मेहनत करके जो पैसा कमाया है वो, और उस पैसे को जो उसने अपने पास रखा हुआ है, यानी जो रिटेन्ड वाला पैसा, रिटेन्ड यानी जो उनके पास रखा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो बेटा 4000 रुपए। आप सभी को पता है रिजर्व जो होते हैं बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस जो होते हैं उनपे सिर्फ और सिर्फ ऑनर का राइट होता है। ऑनर का मतलब मालिक, मालिक से मतलब होता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर। किससे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये जो 4000 रुपए के बेटा आपको रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, इन पे डायरेक्टली हक किसका है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है। कैसे सर? बेटा आपको पता है कंपनी में दो तरीके की कैपिटल होती है, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। प्रेफरेंस कैपिटल का मतलब क्या है? वो लोग जिन्हें डिविडेंड का एक फिक्स रेट होता है कि उस रेट से उनको डिविडेंड दिया जाएगा, और कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली जाती है तो वाइंडिंग अप के दौरान उन्हें सबसे पहले उनका कैपिटल रीपे कर दिया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का जितना भी पैसा होगा बेटा, इन पे सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का है, क्योंकि कंपनी के अल्टीमेट ऑनर बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही बोला जाता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब पता है क्या होता है, जब इस कंपनी के पास इतने सारे रिजर्व रखे हुए हैं, यानी इस कंपनी की कैपिटल सिर्फ 1000 रुपए है और रिजर्व में अच्छा खासा यानी ह्यूज अमाउंट पड़ा हुआ लगभग 4000 रुपए का, यानी कैपिटल का लगभग 4 टाइम्स बेटा इनके पास रिजर्व में पैसा रखा हुआ है। जरा सोचो, इस कंपनी के पास इतना रिजर्व में पैसा है, अगर ये कंपनी अपने रिजर्व को यूज कर ले, अपने रिजर्व को बेटा अगर ये यूटिलाइज कर दे फॉर द पर्पज ऑफ बोनस इशू, यानी कंपनी क्या चाहती है, अपने इन रिजर्व्स को यानी रिजर्व में रखे हुए पैसे को कंपनी यूज करना चाहती है। किसके लिए बेटा? अपनी कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहती है, यानी अपनी कैपिटल में बदलना चाहती है। तो ये बेसिकली कहलाता है बोनस इशू। यानी बोनस इशू में क्या होता है, ये जो रिजर्व में पैसा रखा हुआ, इस पैसे को बेटा किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इन पैसे को शेयर कैपिटल में बदल दिया जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं बोनस इशू। क्या बोलते हैं बेटा? बोनस इशू। दोबारा समझना, बोनस इशू के अंदर हमारा जो मेन टारगेट है बेटा, वो हम अपने रिजर्व्स को अपनी कैपिटल में बदलना चाहते हैं। इसीलिए बेटा बोनस इशू का दूसरा नाम होता है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हम
अपने प्रॉफिट्स को अपने कैपिटल में बदलना चाहते हैं। आप अगर इसे ध्यान से देखो तो यहां पर क्या रहा, रिजर्व को हम बेटा अपने कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को आप बोनस बोल दो या इसे आप नाम दे सकते हो टेक्निकली बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो बेटा मैंने क्या कहा कि बोनस इशू का दूसरा नाम होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इस बात को समझने के लिए मैं आपको ऐसे बताता हूं कि सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोनस में जो शेयर्स दिए जाते हैं वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेंगे। और दूसरी बात अगर बेटा मैं आपसे करना चाहूं तो बोनस में जो शेयर देंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे और इक्विटी शेयर्स ही दिए जाएंगे। एक और बात आप समझने की कोशिश करना है, यहां पर बोनस इश्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसका मेन पर्पस होता है कंपनी के पास जो रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, यानी जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट रखे हुए हैं, उन प्रॉफिट को वो क्या कर देते हैं बेटा, कन्वर्ट करना चाहते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल में, यानी वो उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में बदलना चाहते हैं। अब आप ऐसे समझना कि बोनस कैसे काम करता है। जैसे बेटा आप समझने की कोशिश करना, एक कंपनी है बेटे, ध्यान से देखना, एक कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर है बेटा 10,000, और उस कंपनी ने बोनस रेशियो डिसाइड किया बेटा, यहां पर ध्यान देना, बोनस रेशियो डिसाइड किया 1:1। इस बात का मतलब है कि कंपनी बोल रही है कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, यानी जो हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, उन्हें हम एक शेयर देना चाहते हैं, कितने के बदले में, एक के बदले में। 1:1 का मतलब है कि हम तुम्हें एक शेयर फ्री में देंगे। अगर तुम्हारे पास पहले से एक शेयर होगा तो हम तुम्हें फ्री में एक शेयर दे देंगे। तो बोनस से क्या होने वाला है बेटा, अपने आप से पूछो, बोनस इश्यू से कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा बेटा, पहले अगर मान लो आपके पास बेटा 5 शेयर थे, आप ऐसे समझो ना बेटा, राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास पहले से बेटा 5 शेयर थे, तो बताइए जरा उसे बोनस में क्या मिलेगा बेटा। अगर हम बात करें तो 5 शेयर्स थे, एक मिलेगा एक के बदले में, तो यहां पर आ जाएगा 5, तो उसे फ्री में कितने मिलेंगे, 5, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने होने वाले हैं, 5 बेटा उसके पास पहले से थे, 5 उसे बोनस में मिलने वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे बच्चों उसके पास कितने, 10। तो क्या ये बात समझ में आ जाती। तो बोनस इशू करने का मतलब क्या है कि कंपनी अपने रिजर्व्स को अपने कैपिटल में बदलना चाहती है और बोनस के लिए वो एक रेशियो डिसाइड करती है कि किस रेशियो में वो बोनस देना चाहती है। जैसे मैंने बोला वो बोनस का रेशियो 1:1, यानी एक मिलेगा एक के बदले में। अगर बच्चों यहां पर दिया रहता कि जो बोनस का रेशियो है वो मान लो बेटा ऐसे दिया रहता 1:2, इसका मतलब क्या, इसे कैसे रीड किया जाता, इस बात का मतलब है बेटा, अगर आपके पास पहले से, ध्यान से समझना, अगर आपके पास पहले से 2 शेयर्स हैं तो आपको बोनस में 1 शेयर मिलेगा, यानी फ्री में आपको 1 मिलेगा, यानी 1 मिलने वाला है किसके बदले में बेटा, 2 के बदले में। तो 1:2 क्या बताता है, 1 दिया जाएगा किसके बदले में, 2 के बदले में। तो ये हमारा बोनस रेशियो कहलाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये समझ में आ गया होगा कि बोनस का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी जिसके पास अच्छा खासा प्रॉफिट रखा हुआ रिजर्व में, वो उस प्रॉफिट को यूज करना चाहती है अपने कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कैपिटलाइजेशन के वो काम में लेना चाहती है। तो ये हो जाता है बेटा बोनस हमारा। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बोनस के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है बेटा। इस चैप्टर में मैं आपको 2 चीजें पढ़ाऊंगा। एक मैं पढ़ाऊंगा कुछ रूल्स जो कंपनीज एक्ट में डिसाइडेड है, यानी कंपनीज एक्ट कहता है कि कोई भी कंपनी जब भी बोनस इश्यू करना चाहेगी तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या क्या रूल्स हैं, एक तो मैं आपको वो बताने वाला हूं, और दूसरा बेटा अगर कंपनी बोनस इश्यू करती है तो कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज उन्हें पास करनी पड़ेगी, यानी कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज हम यहां पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा बच्चों मेरे साथ साथ। सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा मीनिंग से रिलेटेड है, क्लियर है। तो लिखेंगे सबसे पहले बोनस में पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं बेटा। यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी बोनस का मतलब ही क्या है जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब हम क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मींस
कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स a process of converting profit or reserves into paid up share capital, समझ में आया यहां तक? तो क्या कहा मैंने, बोनस का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब है रिजर्व्स एंड सरप्लस को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जी बेटा, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, यानी ये हमारे बेटा मान लो शेयर कैपिटल है, ठीक है जी, और हमारे पास, हमारी कंपनी के पास बहुत सारे रिजर्व। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा, कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी बेटा क्या नहीं कर सकती, बोनस इश्यू नहीं कर सकती। और ये हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर क्या हो रहा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, इनको बदला जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें बेटा, शेयर कैपिटल में। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे बोनस इश्यू या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर हम कौन से रिजर्व्स को यूटिलाइज करेंगे, कौन से रिजर्व्स हैं जो बोनस के लिए काम में लिए जाएंगे। बेटा कंपनी के पास तो बहुत सारे रिजर्व होंगे, आपके लिए कौन कौन से रिजर्व हैं जो आप कैपिटलाइजेशन के लिए काम में ले सकते हो, वो सारी बातें अभी हम बेटा चर्चा करेंगे यहां पर धीरे धीरे। अब सबसे पहले आता है यहां पर बोनस के टाइप्स की बातें की जाते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ बोनस इश्यू, टाइप्स ऑफ बोनस इश्यू। तो बोनस इश्यू में बेटा दो तरीके के पार्ट बन सकते हैं, बोनस इश्यू में हम दो तरीके के प्रॉब्लम्स बना सकते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ बोनस इश्यू में बात करें, सबसे पहला पार्ट जो बेटा बोनस इश्यू में होने वाला है वो होने वाला है इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। लिखो पहले पार्ट के नीचे, इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स existing shareholder, existing members। एक तो क्या है, जो existing fully paid up shareholder हैं उनको बेटा हम क्या देना चाहते हैं, बोनस देना चाहते हैं। और दूसरा है बेटा कन्वर्टेबल, यानी हम उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप क्लियर है, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप। सर इनके बारे में थोड़ी बातें करें। देखो बेटा मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, बोनस इश्यू को हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी अकाउंटिंग पर्पस से हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करवा देंगे बच्चों। पहला इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट एग्जिस्टिंग मेंबर्स, और दूसरा बेटा कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है, तो पहले हम पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, आराम से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूं। बेटा ध्यान से देखना, आप ऐसे समझो, मैं आपके लिए एक छोटी सी बैलेंस शीट तैयार कर रहा हूं, आप यहां पर आ जाओ। यहां पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10,000 रुपीज 10 ईच। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है इस कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10-10 रुपए वाले, और यहां पर लिखा हुआ बेटा 1 लाख रुपए। क्या लिखा हुआ बच्चों, 1 लाख रुपए।
भाई 10,000 शेयर 10-10 रुपए वाले यानी 1 लाख। तो पहले आप ये समझ लो, अपने माइंड में एक चीज क्लियर कर लो, यहां पर जितने भी शेयर्स हैं कंपनी के, सारे के सारे फुल्ली पेड अप है। भाई 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपए का, तो 10,000 इंटू 10 बेटा 1 लाख रुपए होता है। और यहां पर मान लेते हैं उस कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस में बहुत पैसा है, मान लो बेटा ये 5 लाख रुपए, मान लो बेटा एक बार यहां पर, ठीक है सर। अब मैं कहता हूं यहां पर कंपनी ने डिसाइड किया बोनस देने का, और कंपनी ने बोनस रेशियो बना दिया बेटा 1:2। तो 1:2 का मतलब क्या, पहले वो भी समझ लो। यानी अगर कंपनी के पास पहले से, अगर किसी भी बंदे के पास, एग्जिस्टिंग मेंबर के पास पहले से अगर बच्चे 2 शेयर होंगे, तो उसे 1 शेयर फ्री में मिलेगा विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो आप मेरे साथ यहां पर आ जाओ, ध्यान से देखना। यानी अब मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाना चाहता हूं बेटा, बोनस दे देने के बाद। अभी मैंने क्या कहा, सबसे पहले बताओ यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, पहले केस में भाई कंपनी के 10,000 शेयर है बेटा, 1 शेयर दिया जा रहा है कितने के बदले में, 2 के बदले में। तो बेटा यहां पर कितना हो जाएगा, 5,000। ये तो हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 5,000 फ्री में दिए जाएंगे, और बेटा 1 शेयर होगा 10 रुपए का। तो यहां पर बोनस में कितने रुपए दे दिए हमने एक तरीके से, यानी कितने रुपए की कैपिटल बढ़ा दी हमने, 50,000 से। अभी अभी मैंने समझाया था, बोनस देने से कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ती है बेटा। कैसे, क्योंकि हम रिजर्व को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैपिटल में बदल रहे हैं। तो मैं बताऊं, तुम्हारी जो अब नई बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएगी ना, वो हो जाएगी बेटा 1.5 लाख रुपए की, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 1.5 लाख की बच्चों। और तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस पे तुम नजर डालोगे तो ये हो जाएगा 4.5 लाख रुपए का। ये कैसे हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा, बोनस किस बात की बात करता है, बोनस कहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको किस में, हम रिजर्व्स को कैपिटल में बदल रहे हैं। तो यहां पर 5,000 बोनस आया, ये नंबर ऑफ शेयर है। 1 शेयर बेटा 10 रुपए का है, यानी उसकी वैल्यू 10 रुपए, तो 5,000 इंटू 10 यानी 50,000 रुपए। तो आपको क्या देखने को मिला, यहां कैपिटल होगी 1.5 लाख और रिजर्व्स का बैलेंस गिर गया। तो मैं लास्ट में अगर बोनस से रिलेटेड क्रक्स बात करूं, तो बोनस इशू करने से हमेशा हमारी कैपिटल बढ़ेगी बच्चों, और रिजर्व्स का बैलेंस गिर जाएगा। ये बात क्लियर है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये पहले वाले टाइप का बोनस है। यहां पर क्या हुआ, इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट एग्जिस्टिंग मेंबर। ये वाला बोनस क्या कहता है कि जिसके पास भी पहले से कंपनी के शेयर्स थे, उन्हें और शेयर दे दिए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, इस वाले केस में कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्या बोला बेटा मैंने, पहले वाले ऑप्शन में बेटा कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, यानी जो वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर्स की बात करूं। पहले कंपनी के 10,000 शेयर्स थे बेटा, और अब बोनस में 5,000 और दे दिए। इसका मतलब ये 1.5 लाख किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15,000 शेयर्स 10-10 रुपए वाले, यानी 1.5 लाख। तो बेटा यहां पर हर बंदे को कुछ ना कुछ शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कन्वर्जन कर देंगे पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में। मतलब सर, इसे समझने के लिए आप मेरे साथ यहां पर आओ, मैं आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाता हूं बच्चों। यहां पर ये हमारी एक बैलेंस शीट है। आप ऐसे समझो, यहां पर दिया हुआ बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर लिखा हुआ बच्चों 10,000 शेयर्स एट द रेट 8 पेड अप। 8 पेड अप, नॉमिनल वैल्यू मान लेता हूं बेटा 10 रुपए की। दोबारा समझना मैं क्या कह रहा हूं, हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी के 10,000 शेयर है बेटा, मार्केट में इशूड, 1 शेयर 10 रुपए का है। बट कंपनी ने अभी तक उन सभी से 8-8 रुपए मांगे, यानी अभी तक 8 रुपए कॉल्ड अप और पेड अप है। तो सवाल बड़ा सिंपल है, ये हो जाएगा जी 80,000 रुपए, यानी यहां शेयर कैपिटल 80,000 आ रही होगी। यहां पर मान लो बेटा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, एक बात समझने की कोशिश करना, ये मान लेते हैं बेटा 5,20,000, वही टोटल एक तरीके से हमारा 6 लाख रुपए का टोटल है। अब आप समझना इस वाले केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पर क्या होगा, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है ना बेटा,
वो पार्टली पेड अप है। तो यहां पर कंपनी क्या करना चाहती है, अपने पार्टली पेड अप को बदल देना चाहती है फुल्ली पेड अप में। यानी यहां की प्रोसेस समझना, यहां पर जो हमारे शेयर्स है ना पार्टली पेड अप है, और हम इन पार्टली पेड अप को पता है किस में बदलना चाहते हैं, हम इनको बदलना चाहते हैं बच्चों फुल्ली पेड अप के अंदर। समझे? हाँ जी सर, दोबारा समझो। यानी यहां पर क्या होगा, कंपनी के जो पार्टली पेड अप शेयर उनको फुल्ली पेड अप में बदलना चाहते हैं। यानी यहां पर पहले जो शेयर 8 रुपए का पेड अप था ना बेटा, इस 8 रुपए वाले को बेटा 10 रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपको पहले तो एक बात समझनी है बेटा, अगर 8 रुपए का शेयर 10 रुपए का पेड अप बनाना है, तो इसका मतलब नॉर्मली प्रोसेस क्या होती है, कंपनी पहले शेयर होल्डर से 2 रुपए मांगेगी, शेयर होल्डर 2 रुपए ला कर देगा और उसके बाद वो फुल्ली पेड अप बदल जाएगा। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा बेटा, यहां पर कंपनी उस शेयर होल्डर को 2 रुपए का बोनस दे रही है। यानी कंपनी कह रही है कि तुम्हें 2 रुपए देने भी नहीं है और तुम्हारा 8 रुपए वाला जो शेयर है उसको हम फुल्ली पेड अप में बदल देंगे। तो ये 2 रुपए जो होंगे ना बेटा, इसे बोला जाएगा बोनस कॉल। क्या बोला जाएगा बच्चों? बोनस कॉल। तो 2 तरीके हैं, अगर कंपनी के ध्यान से समझना पहले से फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं तो कंपनी उन्हें फ्री में एडिशनल शेयर दे सकती है, तो इसे बोला जाता है इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ये तो पहला केस था। दूसरा केस कब लगेगा, जब कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर्स हैं और कंपनी उन पार्टली पेड अप को बदलना चाहती है अपने फुल्ली पेड अप में, और बाय वे ऑफ बोनस, यानी 2 रुपए उनसे बिना लिए हुए बेटा उनको वो फुल्ली पेड अप बनाना चाहती है। तो ये सेकंड वाला केस बनेगा। तो हमारे एग्जाम के अंदर क्या होगा, या तो बेटा पहले केस से प्रॉब्लम आएगा यानी इश्यूइंग फुल्ली पेड अप वाला, या कन्वर्जन वाला आएगा। पहले केस में बेटा 2 जर्नल एंट्री पास करवाऊंगा, पहले वाली सिचुएशन में 2 ही जर्नल एंट्री बनेंगी, और दूसरे वाले केस में बेटा 3 जर्नल एंट्री बनेंगी, कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप के लिए। इस तरीके से टोटल 5 जर्नल एंट्री हैं। तो एग्जाम में अगर पहले केस का आया तो आपको 2 एंट्री के नंबर मिलेंगे, दूसरी सिचुएशन का आया तो 3 एंट्री के, अगर कंबाइंड आया जिसमें पार्टली पेड अप भी है फुल्ली पेड अप भी, तो आपको टोटल 5 जर्नल एंट्री कर करानी। तो 5 से ज्यादा जर्नल एंट्री समझो होने के चांसेस ही नहीं बनते यहां पर। अच्छा, इस वाले केस में बैलेंस शीट पे नजर डालना। इस वाले केस में अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो अब इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी बेटा 1 लाख रुपए, और रिजर्व का बैलेंस गिरकर हो जाएगा बेटा आपका 5 लाख रुपए। तो अगर आप ध्यान लगाकर देखो ना बच्चों, तो इस वाले केस में नंबर इंक्रीज हुए थे, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े थे, बट सेकंड वाले केस में नंबर नहीं बढ़ेंगे, अमाउंट बढ़ जाएगी। जिसके पास पहले से जितने शेयर्स हैं उसके पास उतने ही शेयर्स रहेंगे। बस फर्क क्या है, यहां पर पहले वो पार्टली पेड अप थे, अब वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो था बेटा हमारे अकाउंटिंग पर्पस से हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बट अब हमें बेटा अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। ये अकाउंटिंग वाली सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, अब इस चीज के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। अब सबसे पहले आता है कि अगर हम बात करें, कुछ नोट्स बेटा हमें लिख लेने चाहिए यहां पर नोट्स, और ये बेसिकली हमारे रूल्स हैं, समझ रहे हो। ये हम कह सकते हैं कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर बोनस इशू, फॉर बोनस इशू। यानी बोनस इशू के लिए आपको कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ रूल्स बोल दो, कुछ कंडीशंस बोल दो जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें बेटा, कोई भी कंपनी जब भी बोनस इशू करेगी तो परमिटेड होना चाहिए अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर बेटा कोई भी कंपनी बोनस देना चाहती है तो सबसे पहले आप ये देखो क्या उस कंपनी का आर्टिकल बोनस इश्यू के लिए उसे परमिशन दे रहा है। अगर परमिटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आप बोनस इश्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टूडेंट कहता है कि सर अगर हमारा आर्टिकल हमें परमिशन नहीं देता तो क्या करें। तो अगर बेटा आर्टिकल में परमिशन नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा, उसमें बोनस इशू का प्रोविजन लाना पड़ेगा, तब जाकर आप बोनस दे पाओगे। तो सबसे पहले कंडीशंस की अगर बच्चों बात करें तो सबसे पहले क्या चेक करना, परमिटेड होना चाहिए, परमिटेड अंडर एओए,
परमिटेड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी जब भी कोई कंपनी बोनस इशू के लिए जाएगी उसका आर्टिकल उसे ऐसा करने की पावर देना चाहिए। अगर उसके आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है तो याद रखना बेटा वो कंपनी बोनस इशू नहीं कर सकती, पहले उसे आर्टिकल को अमेंड करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। आगे की बात अगर करें, बोनस शेयर्स जो होंगे ना बेटा, ध्यान से समझना, बोनस शेयर्स लिखो बच्चों, बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इश्यूड until original shares are fully paid up। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या लिखा, बोनस शेयर्स तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक आपके जो ओरिजिनल शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है पार्टली पेड अप शेयर्स के बदले में बोनस इश्यू नहीं किया जा सकता। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोचेंगे, सर मैंने बोला हाँ जी बोलो, कह रहा सर ये केस नंबर 2 है ना। बेटा केस नंबर 2 में बोनस इश्यू नहीं हो रहा, बात गलत समझ रहे हो। बोनस इश्यू क्या मतलब क्या है, आपके पास एडिशनल शेयर्स आने चाहिए। सेकंड केस तो सिर्फ क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है बेटा। यानी अगर पहले आपके पास 5 शेयर्स थे तो आज भी बेटा 5 ही शेयर्स होंगे, बस पहले वो पार्टली पेड अप थे, अब उनको फुल्ली पेड अप में बदल दिया। अगर कंपनी चाहती है कि उन्हें एडिशनल शेयर्स प्रोवाइड किए जाएं, अगर पहले आपके पास 10 शेयर हैं और कंपनी चाहती है कि आपको 5 एज एन बोनस देकर आपके पास अगर वो 15 शेयर्स देखना चाहती है, तो आप याद रखना आपके पास जो पुराने शेयर्स है ना वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। अगर पुराने शेयर्स पार्टली पेड अप हुए ना बच्चों तो आपको बोनस नहीं मिलेगा, यानी पुराने शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा बोनस में जो शेयर दिए जाएंगे, यानी इसका मतलब है बोनस में जो शेयर दिया जाएगा, अगला पॉइंट, वो बेटा पहले से ही फुल्ली पेड अप होना चाहिए। तो लिखना बोनस शेयर्स, अभी लिख देता हूं पहले, बोनस शेयर्स कैन बी इश्यूड only as fully paid up shares। बोनस शेयर्स कैन बी इश्यूड ओनली एज फुल्ली पेड अप शेयर्स। इसका मतलब क्या है, यानी जो बोनस में जो शेयर दिया जाएगा, यानी अगर मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास बेटा पहले से 10 शेयर हैं और उसे मैं बोनस के तौर पे 5 एडिशनल शेयर देना चाहता हूं, तो मैं उसे जो एडिशनल शेयर्स दे रहा हूं ना बेटा, वो एडिशनल शेयर्स भी क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड अप होना चाहिए। यानी जिनके बदले में दिया जा रहा है वो भी फुल्ली पेड अप और जो दिए जा रहे हैं वो भी फुल्ली पेड अप, यानी आप पार्टली पेड अप नहीं दे सकते। इसका रीजन बड़ा सिंपल है, तीसरे पॉइंट का। बेटा तीसरा पॉइंट ये कहता है, एक बात बताओ, जब आप फ्री में शेयर्स दे रहे हो तो आप उनको पार्टली पेड अप क्यों दे रहे हो? बेटा एक बात बताओ, मान लो मैंने बोनस में 5 शेयर दिए था, 10 रुपए का 8 पेड अप दे दिया। इस बात का तो सिंपल सा मतलब है ना कि कंपनी फ्यूचर में कभी भी इन 5 बोनस वाले शेयर्स के लिए कभी भी बेटा आने वाले फ्यूचर में 2 रुपए की डिमांड कर सकती है, क्योंकि बेटा ये पार्टली पेड अप है। जबकि बोनस क्या कहता है, अगर आपने शेयर होल्डर से 1 पैसा भी ले लिया तो वो बोनस कैसा, बोनस का मतलब ही तो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, जिनको बोनस मिलेगा यानी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए, और उन्हें जो एडिशनल शेयर्स दिए जाएंगे ना एज एन बोनस वो भी बेटा फुल्ली पेड अप होंगे, यानी वो पार्टली पेड अप नहीं हो सकते। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, नॉट इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। सुनना, अगर मान लो कोई कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कोई कंपनी डिविडेंड देना चाहती है,
तो ऐसा नहीं कर सकती कि वो डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर्स दे दे। बेटा आप डिविडेंड के लिए कभी भी बोनस इश्यू नहीं कर सकते। अगर आपको डिविडेंड देना है तो उसके लिए आप बोनस इश्यू करके ये नहीं कह सकते कि हमने डिविडेंड की जगह आपको बोनस दे दिया। नहीं बेटा, यानी डिविडेंड की जगह पर आप बोनस शेयर इश्यू नहीं कर सकते। क्लियर है यहां पर? और इसके अलावा और क्या क्या बातें? बोनस शेयर जो होंगे ना, बोनस शेयर जो होंगे वो हमेशा बेटा कहां से दिया जाएगा? बोनस शेयर्स के लिए हम कौन से प्रॉफिट को यूज करेंगे? अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 5, ऑल रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ऑल के आगे बेटा यहां एक वर्ड लिखना, फ्री रिजर्व्स। यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऑल फ्री रिजर्व्स कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स नो मैटर, चाहे वो पैसे कैसे भी आए हों, नो मैटर दे आर कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। दोबारा सुनना बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, बोनस शेयर्स के लिए हम फ्री रिजर्व को इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्री रिजर्व यूज किया जाता है। फ्री रिजर्व का मतलब है बेटा आपका P&L का बैलेंस, आपका जनरल रिजर्व। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या आ सकता है इसके अंदर, फ्री रिजर्व के अंदर, और बेटा अगर आपके पास कोई कैपिटल रिजर्व है। अब कैपिटल रिजर्व में दो पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने वाला हूं बेटा। कैपिटल रिजर्व के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपने किसी एसेट को रिवैल्यू किया, जैसे बेटा आपके पास बिल्डिंग थी, आपने बिल्डिंग को रिवैल्यू किया और बिल्डिंग के रिवैल्यूएशन से आपका कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ। तो मैं पहले तो बता दूं, रिवैल्यूएशन रिजर्व एक फिक्टिशियस रिजर्व है बेटा। रिवैल्यू करने से आपके पास, अगर हम सच्ची बात करें तो आपके पास कोई प्रॉफिट आया ही नहीं। लेकिन अगर आपने किसी एसेट को बेचा बेटा, जैसे आपने एक बिल्डिंग को बेच दिया, और बिल्डिंग को बेचने से जो आपको प्रॉफिट हुआ उसे बोला जाता है कैपिटल प्रॉफिट। बट ये प्रॉफिट आपको कैश में रियलाइज हुआ तो आप इसे यूज कर सकते हो। तो आप याद रखना, यहां पर सभी फ्री रिजर्व को यूज किया जा सकता है। क्लियर है? इसके अलावा अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व यहां पर काम नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व shall not be used for bonus issue। बोनस इश्यू के लिए आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? और इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें, और पॉइंट अगर हम बात करें बेटा, अगर कंपनी के पास, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, जिस दिन कंपनी बोनस देना चाहती है, अगर उस पार्टिकुलर डेट को कंपनी की तरफ से कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बेटा ध्यान से समझना, अगला जो पॉइंट बोल रहा हूं बाद में लिखूंगा। अगर कंपनी जिस दिन बोनस देना चाहती है उस पार्टिकुलर डेट को कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके का किसी भी लोन पे डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मान लो कंपनी ने कहीं से कोई लोन ले रखा है और अगर उस लोन का पैसा आपने नहीं चुकाया, अगर कंपनी ने लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में अगर कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, तो कंपनी एक्ट कहता है कि ये कंपनी बोनस इश्यू नहीं कर सकती। भाई बोनस इश्यू कौन करता है? जिस कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट को लेकर जिस कंपनी के पास कोई कमी ना हो। तो कंपनी एक्ट कहता है जब आपके पास इतना अच्छा खासा प्रॉफिट रखा हुआ है तो भला आप उस प्रॉफिट को यूज क्यों नहीं कर रहे? आपने जिन लोगों से पैसे ले रखे हैं उधार, आप उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप उनको उनका प्रिंसिपल क्यों नहीं रीपे कर रहे? यानी कंपनी के पास कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 7 आएगा, नो
नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट्स, नो डिफॉल्ट इन डिपॉजिट्स पब्लिक डेट। क्लियर है यहां तक? तो आप हमेशा याद रखना कि आपने जो भी पैसा यानी जो भी पब्लिक से डिपॉजिट ले रखी है या बैंकों से जो पैसा उधार ले रखा है उनमें किसी भी तरीके का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर उनमें डिफॉल्ट कर दिया तो आप बोनस के एलिजिबल नहीं माने जाओगे, यानी आपकी कंपनी बोनस इश्यू नहीं कर सकती। यहां पर डिफॉल्ट दोनों चीजों के रिगार्ड में बात करता है। यहां पर डिफॉल्ट मैं आपको बता दूं किस किस तरीके का हो सकता है। यहां पर बेटा आप याद रखना, चाहे इंटरेस्ट हो और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। अगर डिफॉल्ट आपने इंटरेस्ट का पैसा नहीं दिया तब भी माना जाएगा, और डिफॉल्ट अगर आपने प्रिंसिपल भी नहीं पे किया तो भी आप डिफॉल्ट की पोजीशन में ही माने जाओगे। क्लियर है बेटा यहां तक? इसके अलावा नो डिफॉल्ट इन एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी ड्यूज। अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसका स्टैट्यूटरी ड्यू चल रहा है आपके ऊपर, जैसे उसकी सैलरी है, उसका पीएफ का पैसा, उसके ग्रेजुएटी का पैसा, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ डिफॉल्ट की पोजीशन में है तो कंपनी एक्ट कहता है कि भैया आप बोनस कैसे दे सकते हो, आप बोनस देने के हकदार नहीं हो, आपको बोनस देने का कोई राइट नहीं है यहां पर। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे बेटा, अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है इस तरीके का तो आपको यहां पर बोनस नहीं मिलने वाला है। यहां तक की बातें आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा? हाँ जी सर, ये बात हमें क्लियर है। तो बेटा ये था, जब भी कोई कंपनी बोनस देती है उससे रिलेटेड कुछ बातें उसे हमेशा याद रखनी पड़ती हैं जी। आ जाओ यहां पर। तो मैंने क्या कहा, कंडीशंस परमिटेड होना चाहिए आर्टिकल के अंदर। बोनस शेयर तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक आपके ओरिजिनल शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं होंगे। बोनस में जो शेयर्स दिए जाएंगे वो भी फुल्ली पेड अप होंगे। आप डिविडेंड की जगह पर बोनस नहीं दे सकते। ऑल फ्री रिजर्व का मतलब क्या है, यहां पर आप सारे फ्री रिजर्व यूज कर सकते हो, चाहे वो आपके रेवेन्यू रिसोर्स से जनरेट हुआ हो चाहे कैपिटल से। रिवैल्यूएशन रिजर्व का आप यूज नहीं कर सकते। रीजन क्या बेटा, रीवैल्यूएशन रिजर्व कभी भी हमारा, ध्यान से समझना बच्चों, रीवैल्यूएशन रिजर्व हमारा एक एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं बेटा, ये हमारे एक तरीके का फिक्टिशियस प्रॉफिट है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। कंपनी की तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, यानी अगर पब्लिक का अगर कोई डिपॉजिट है या डेट उसमें डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं उनके स्टैट्यूटरी ड्यूज का कोई डिफॉल्ट होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ आ जाती है? हाँ जी सर, ये बात हमें यहां तक क्लियर है जी। अब सबसे पहला आता है कि अगर हम बात करें जब भी कंपनी बोनस देगी, अब एक इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं बेटा, यहां पर लिखना, नोट लिखना, अगला नोट, रिजर्व्स that can be utilized for bonus issue। वो रिजर्व कौन कौन से हैं जो बोनस इश्यू के लिए आप काम में ले सकते हो? तो मैं बताना चाहता हूं आप बच्चों को बेटा, यहां पर हमारे पास कंपनी के पास 3 रिजर्व हम नाम ले सकते हैं यहां पर। एक तो होता है हमारा फ्री रिजर्व, हमारे फ्री रिजर्व। एक होता है बेटा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा बेटा हमारा होता है कैपिटल रिडम्पशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी सीआरआर। रियलाइज्ड इन कैश ओनली। अभी टेंशन मतलब अभी मैं समझाऊंगा बेटा। आ जाओ जी, क्या कहा मैंने, अब बेटा ध्यान से समझना।
मैं एक बात बताऊं, अभी तक ऊपर जो बातें बताई बेटा वो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड थी, यहां से बेटा मेरा अकाउंटिंग वाला काम स्टार्ट हो जाता। प्लीज ध्यान से सुनना, कोई भी कंपनी जब बोनस इशू करने के लिए जाती है तो बोनस इशू करने के लिए ध्यान से सुनना, उसके पास 3 रिसोर्स हैं जहां से वो फंड अरेंज कर सकते हैं। 3 ऐसी जगह हैं, 3 ऐसे रिजर्व जहां से वो पैसा यूज कर सकती है। पहला बेटा यहां बताया गया फ्री रिजर्व। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर फ्री रिजर्व होते क्या हैं। बेटा फ्री रिजर्व का मतलब होता है वो सारे रिजर्व जो कंपनी यूटिलाइज कर सकती है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ऐसे रिजर्व्स को बेटा फ्री रिजर्व बोला जा सकता है जिनको कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम में ले सकती है, यानी जिन रिजर्व को डिविडेंड बांटने के लिए काम में लिया जा सकता है वो सारे फ्री रिजर्व। जैसे कि हमारा P&L का बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखा हुआ क्रेडिट बैलेंस हमारा फ्री रिजर्व है। जैसे कि बेटा हमारा जनरल रिजर्व, आप सभी बच्चों को पता है जनरल रिजर्व कैसे बनता है। जनरल रिजर्व बनता है बेटा P&L से। जैसे हमने इस साल पैसे कमाए उसमें से कुछ पैसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, तो P&L जब फ्री रिजर्व था तो इंप्लाइड सी बात है कि हमारा जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व बनेगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देने के लिए बेटा, कंपनी डिविडेंड देने के लिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाकर रखती है। कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने यहां पर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाकर रखती है। तो एक बात बताओ, जब कंपनी ने डिविडेंड देने के लिए कोई स्पेसिफिक रिजर्व बना लिया तो वो भी फ्री रिजर्व का पार्ट बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है फ्री रिजर्व का मतलब है वो रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम आने वाला है। ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम, आपको याद होगा बेटा, आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा सेक्शन नंबर 52। आपको मैं बता दूं, जब आप कंपनीज एक्ट में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ते हो, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप कंपनीज एक्ट में प्रोविजन नंबर 52 पढ़ोगे बच्चों, तो वहां पर आपको सर बताएंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम ना हर जगह यूज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने को लेकर बेटा रिस्ट्रिक्शंस बना दी गई है, यानी कुछ कंडीशंस डाल दी गई है। यानी सिक्योरिटी प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। जैसे फ्री रिजर्व था, आप उसे कहीं पर भी काम में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना वो एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है, यानी लॉक्ड प्रॉफिट है। इसे यूज करने के लिए बेटा कंपनीज एक्ट ने एरियाज डिसाइड कर रखे हैं कि आप यहां यहां यूज कर सकते हो। इसके 5 एरियाज हैं, मैं उसमें से कुछ बता देता हूं। जैसे आपको याद होगा, बाईबैक करने के लिए अगर आपने पढ़ा होगा प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन और बाईबैक के काम आ सकता है। एक वहां पर लिखा हुआ होगा, आप ध्यान से पढ़ना, फुल्ली पेड अप बोनस है। क्या बोला मैंने? इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस। बोनस नहीं लिखा हुआ, आप जाकर आज पढ़ लेना चाहिए प्रोविजन नंबर 52 को, वहां लिखा हुआ मिलेगा इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। मतलब क्या है? मतलब अब मैं बताऊंगा, यहां पर आओ बेटा। मैंने आज आपको बोनस के कितने टाइप्स बताए अकाउंटिंग के हिसाब से? 2 टाइप बताए। पहला है इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप। तो मैं तुम्हें एक बात बोलूं मजेदार, सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ इन वाले बोनस के लिए यूज किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को सिर्फ यूज कर सकते हो इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस के लिए। यानी कभी भी अगर आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में बदलना चाहते हो, तो उनके लिए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं किया जा सकता। ये बात हमेशा याद रखना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जाएगा इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस के लिए। ऐसे ही बेटा आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा प्रोविजन नंबर 55 जो सीआरआर की बात करता है, यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। वहां पर बताया गया है कि सीआरआर जो एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है, यानी उसको यूज करने को लेकर कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। वहां पर लिखा हुआ है बेटा सीआरआर जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें सिर्फ एक जगह यूज किया जा सकता है, और वो जगह पता है क्या है? वो यूज किया जा सकता है इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो अगेन मैं क्या बोलूंगा, इन वाले बोनस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी यूज कर लेंगे, इनके लिए सीआरआर भी यूज होगा। और इनके लिए ना तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम काम में लिया जा सकता, ना तो सीआरआर। अब एक मजेदार बात सुनो, अरे नालायक को ध्यान से सुनना। बोनस इशू के लिए कितने रिजर्व थे? 3, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर।
आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर को लेकर बेटा कंपनीज एक्ट ने रूल बना रखे हैं। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि सीआरआर और सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ फुल्ली पेड अप के काम में लेना। इसका मतलब ये यहां यूज होगा, यहां यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये वाला कन्वर्जन सिर्फ कहां से किया जाएगा बच्चों, फ्री रिजर्व से। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर हम फुल्ली पेड अप बोनस इश्यू करना चाहते हैं तो हमारे पास फ्री रिजर्व भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर भी है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक सोर्स, और वो कौन से वाला, फ्री रिजर्व। ये बातें मैं बाद में लिखवा भी दूंगा, आप इसको लेकर ज्यादा टेंशन मत लो। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बट सिक्योरिटी प्रीमियम का उतना ही पैसा यूज करना जो रियलाइज्ड इन कैश है। बेटा सीआरआर के लिए आप अगर कंपनी एक्ट में पढ़ोगे तो सेक्शन नंबर 55 है। तो मैं आपको ये किस लिए बता रहा था कि आपको वहां पर पता चल जाएगा ये दो रिसोर्स जो है ना, रजिस्टर में आपने लिख तो लिया ही होगा, ये दो रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप के लिए काम आते हैं। फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, यानी ये दोनों पार्टली पेड अप के कन्वर्जन के लिए काम नहीं आएंगे, यानी कन्वर्ट करने के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते। चलिए सर ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम को लेकर बेटा सेबी गाइडलाइंस कहती हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम का उतना ही पैसा यूज करो जितना आपको रियलाइज्ड इन कैश है। अब बच्चा कहता है सर रियलाइज्ड इन कैश का मतलब बता दो पहले तो। बेटा इधर आओ, जैसे एक कंपनी है बेटा, उस कंपनी ने, ध्यान से समझना, 1000 शेयर इश्यू की पब्लिक में, ध्यान से समझना, 1000 शेयर इश्यू की जिसकी बेटा फेस वैल्यू थी 10 रुपए और इश्यू प्राइस है बेटा 15 रुपए। यानी एक कंपनी ने पब्लिक में 1000 शेयर इश्यू की, फेस वैल्यू 10 रुपए और इश्यू प्राइस है बच्चों 15 रुपए। तो इस केस में बेटा एंट्री क्या बनेगी, यहां पर एंट्री बनेगी, अगर आप ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम। मुझे एक बात बता दो, ये वाला जो इश्यू आप देख रहे हो, इस इश्यू के बदले में पैसे आए या नहीं आए? तो कंपनी एक्ट क्या कहता है, वही सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया जा सकता है जो कैश में रियलाइज्ड होगा। अब बच्चा कह रहा है सर अदर देन कैश कैसे हो सकता है, मैं बता देता हूं बेटा। जैसे मान लो बच्चों हमारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से कोई एसेट खरीदी, जैसे प्लांट खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, हमने बेटा उस प्लांट और बिल्डिंग के एक्सचेंज में हमारी कंपनी के शेयर इश्यू कर दिए, और एक्सचेंज में जो शेयर इश्यू किया गया वो बेटा प्रीमियम पे इश्यू किया गया। बस ये बता दो, इस बार जो हम एक्सचेंज में शेयर दे रहे हैं क्या उसके बदले में बेटा आपको कैश आया होगा? आंसर है नहीं। हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक बिल्डिंग आई होगी और कैपिटल चली गई होगी। तो हमारे पास ये वाला, अगर आपने किसी एसेट के बदले में अगर आपने शेयर्स इश्यू किए या अमलगमेशन में अगर आपने शेयर्स इश्यू किए, तो ये वाला जो शेयर इश्यू किया गया होगा इसके बदले में पैसे ही नहीं आए, तो उन पे जो प्रीमियम भी होगा वो बोला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अदर देन कैश। क्लियर है यहां तक? तो फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआरआर हम बोनस इश्यू के काम में लेते हैं। अब बेटा आज की क्लास के अंदर हमें तो जर्नल एंट्री तो सर बता ही नहीं बेटा, हमारे पेपर में प्रॉब्लम आती है ना, तो हमें इतनी थ्योरेटिकल बातें थोड़ी हमारे लिए रेलेवेंट होती है। हमारे लिए मजेदार बातें क्या है, हमें जर्नल एंट्रीज कर कर आनी है। तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे बेटा, यहां पर फुल्ली पेड अप के केस में क्या एंट्री बनेगी। तो देखना, पहले वाला केस करवाने जा रहा हूं, इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो आज आपको हम इस क्लास में बेटा इश्यूइंग फुल्ली पेड अप के बारे में बताना चाहते हैं। चलो सारे बच्चे यहां पर ध्यान देना। यानी अब बेटा मैं फिर से एक बात बता दूं, मैं कौन से पार्ट को पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में। मैं बेटा इस वाले पार्ट को आपको आज समझाना चाहता हूं, इश्यूइंग फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप को कन्वर्ट करने वाला जो केस होगा वो बेटा अगली क्लास में डील किया जाएगा, बट आज की क्लास में हम आपको फुल्ली पेड अप वाला पार्ट करवाना चाहते हैं। मैंने आपको बेटा स्टार्टिंग में बताया था फुल्ली पेड अप बोनस देंगे, ध्यान से समझना, तो वहां पर 2 जर्नल एंट्री पास होंगी, सिर्फ 2 जर्नल एंट्री में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। तो सबसे पहले अगर आप एक बात समझना चाहो हमसे, तो यहां पर 2 एंट्री कौन कौन सी बनने वाली है। सबसे पहले
सबसे पहले आएगा रिकॉर्डिंग बोनस टू शेयर होल्डर्स, रिकॉर्डिंग बोनस टू शेयर होल्डर्स। क्लियर है? अब सबसे पहले एक बात समझना बेटा, इसका मतलब है बात को समझना। जब कंपनी ने बोनस अनाउंस किया होगा बेटा, देखो बोनस अनाउंस किसी डेट को होता है और एक्चुअल में दिया किसी और डेट को जाता है, उनके बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है। तो अकाउंटेंट पहली एंट्री कब पास करेगा? जब कंपनी ने बोनस देने की पब्लिकली अनाउंसमेंट कर दी कि हम बोनस देना चाहते हैं, तो मैं इससे बेटा अकाउंट्स की भाषा में बोलता हूं कि हमने बोनस का पैसा ड्यू कर देना है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी कंपनी रिकॉर्डिंग करेगी कि वो अपने शेयर होल्डर को बोनस देना चाहती है, तो बेटा एंट्री देखो इस तरीके से बनेगी। सबसे पहले आएगा कैपिटल, लिखो मेरे साथ साथ, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी सीआरआर डेबिट होगा। सबसे पहले आपको सीआरआर को यूज करना है। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसके अलावा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व। बेटा एक बार आपको ये लग रहा होगा एंट्री कैसे बन रही है, आप मेरे पे भरोसा करो, थोड़ा समय दो बेटा, एक बार नोट कर लो। और लास्ट में आ जाएगा अदर फ्री रिजर्व, अदर फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट। और यहां पर आ जाएगा टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर्स कर दो। इस एंट्री का मीनिंग समझो क्या है बेटा। जब कंपनी ने, प्लीज ध्यान से समझना, जब कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया बेटा, जब बोनस देने की बात कंपनी ने रखी पब्लिक के सामने, तो इस बात का मतलब है, आपको पता है बोनस देने का मतलब क्या है। कंपनी अपने, बेटे ध्यान से समझना, बोनस का दूसरा नाम क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या? हम अपने रिजर्व को किस में बदल रहे हैं जी? कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है रिजर्व जो होते हैं बेटा, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। रिजर्व यानी प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप अपने प्रॉफिट को यूज करना चाहते हो बोनस देने के लिए, इसका मतलब आप प्रॉफिट का बैलेंस कम करना चाहते हो, प्रॉफिट रिड्यूस करना चाहते हो। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस से कम करने के लिए उसे डेबिट किया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, इन सारे रिजर्व को मैंने डेबिट किया, तो इससे हमारा रिजर्व्स का बैलेंस गिर गया बेटा। अरे बेटा एक बात बताओ, आज आते ही मैंने आपको कैपिटलाइजेशन के बारे में बताया था नालायकों। यहां पर देख रहे हो ये रिजर्व किसका पार्ट बना था? शेयर कैपिटल का। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली बैलेंस शीट, पहले यहां पर कैपिटल थी 1 लाख, रिजर्व थे 5 लाख। बोनस देने के बाद देखो क्या हुआ, रिजर्व रह गए 4.5 लाख के, कैपिटल होगी 1.5 लाख। यानी यहां से क्या समझ में आया था? कैपिटल बढ़ती है और रिजर्व्स कम हो जाते हैं। रिजर्व्स का बेटा क्रेडिट बैलेंस है। अब आप क्या एंट्री पास करोगे? आप कहोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। अब बच्चा सोच रहा है कि सर आपने कैपिटल तो बढ़ाई ही नहीं, आपने तो सिर्फ रिजर्व को कम किया। अभी बेटा दूसरा काम भी होगा। ये एक एंट्री थी। सेकंड एंट्री क्या करेंगे? सेकंड एंट्री होगी व्हेन बोनस शेयर्स इज अलॉटेड, जब बोनस दे देंगे। बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स, जब उनको बोनस दे दिया जाएगा, या हम इसको कह सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। जब हमने उनको बोनस दे दिया या हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कर दिया, तो अब ध्यान से देखना अब क्या होने वाला है। बेटा एक बात बताओ, पहली जर्नल एंट्री पता क्या कह रही है? जब कंपनी ने बोनस अनाउंस किया तो कंपनी के अकाउंटेंट ने अपने रिजर्व्स का बैलेंस गिरा दिया
और कंपनी की बुक्स में एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी बोनस टू शेयर होल्डर के नाम से। ये बोनस टू शेयर होल्डर के नाम से जो लाइबिलिटी है बेटा, ये तब तक रहेगी जब तक आप एक्चुअल में शेयर होल्डर को बोनस नहीं दे दोगे। सेकंड एंट्री क्या कह रही कि हमने उनको बोनस दे दिया, जब आप बोनस दोगे तो ये जो लाइबिलिटी ये खत्म हो जाएगी बेटा। लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे तो आ जाएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और टू आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताइए पहले तो आपको ये समझ आया कि नहीं आया? अब मैं तुम्हें एक मजेदार बात दिखाता हूं। अगर आपने ये दोनों एंट्री लिख ली हैं तो आप ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान लगाकर अगर आप देखोगी तो आपको जो मैंने आज आते ही दो वर्ड बोले थे कि बोनस का मतलब कैपिटल का बढ़ना और रिजर्व का गिरना, वो दोनों बातें ये दो एंट्री पूरी कर रही है। कैसे? ये देखो, पहली एंट्री में जो आपने क्रेडिट किया वो सेम अकाउंट दूसरी एंट्री में बेटा जाकर डेबिट होगा। आपको रजिस्टर में कट नहीं करना, ये तो मेरे समझाने के लिए मैंने क्या किया, पहली एंट्री का क्रेडिट दूसरी एंट्री का डेबिट आपस में क्रॉस हो गए बेटा। तो अब ध्यान से देखो एंट्री क्या निकल कर आई, रिजर्व्स गिर रहे हैं और कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है। तो यही तो बच्चों बोनस होता है। तो अगर मैं क्रक्स की बात करूं, अगर हमसे कोई पूछेगा कि बोनस का क्रक्स बताओ जी क्या है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस गिरेगा और हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगी वो जी बढ़ जाएगी। ये हमारा बोनस इश्यू का बेटा क्रक्स है। आप रजिस्टर में कहीं लिखना चाहो लिख लो। समझ आया बेटा? तो आप दोबारा समझते हैं कुछ बातों को। तो पहले जब बोनस अनाउंस किया गया तो एंट्री बनाई होगी। अब मैं एंट्री कैसे बोलता हूं? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। और जब बोनस दे देंगे तो जब हमने बोनस अनाउंस किया था कंपनी ने एक लायबिलिटी बुक की, उस लायबिलिटी को अनाउंस देते वक्त खत्म कर देंगे और शेयर कैपिटल बढ़ा देंगे। क्लियर है बेटा? तो आपको पहली एंट्री से समझ में आ रहा है रिजर्व्स गिर रहे हैं, दूसरी एंट्री से समझ में आ रहा है कैपिटल बढ़ रही। तो क्रक्स क्या निकल कर आया? रिजर्व्स का गिरना और कैपिटल का बढ़ना ही तो बेटा बोनस इश्यू कहलाता है। ये बात तो मैंने इनिशियली जो एग्जांपल लिया था वहां पर ही प्रूव कर दी थी आपको, बट एग्जाम के अंदर बेटा आपको एंट्री कर कर आने हैं। तो एंट्री कैसे बनेगी वो आपको यहां से समझनी थी। क्लियर है? हाँ जी सर, ये एंट्री हमें समझ आ गई। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर साइड में ये जो रिजर्व लिखी है ना, यहां पर एक नोट लिख लो। जगह है तो ठीक है, अदरवाइज पहली एंट्री के नीचे लिख लेना। यहां पर बेटा कैपिटल रिजर्व भी यूज किया जा सकता है। यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं? कैपिटल रिजर्व भी। तो यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल रिजर्व इफ रियलाइज्ड इन कैश। may be used for, ऐसे लिखो may also be used for bonus issue। अगर आपके पास, अगर आप एग्जाम में प्रॉब्लम कर रहे हो और आपको वहां कैपिटल रिजर्व दे दिया और कैपिटल रिजर्व देकर वो ऐसे बोल दे कि ये रियलाइज्ड इन कैश है, तो आप उस कैपिटल रिजर्व को भी यूटिलाइज कर सकते हो बोनस इश्यू के लिए। अब मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूं उसे समझना बेटा। पहले तो सारे बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो कैपिटल रिजर्व है सर ये होता क्या है? बेटा ध्यान से समझना। जैसे मान लो बेटा मेरे पास एक प्लांट है, उस प्लांट की आज WDV है 10,000 रुपए। प्लीज ध्यान से समझना, मैं एक बार आपको थोड़ा समझा दूं कैपिटल रिजर्व के बारे में। मेरे पास एक प्लांट है बेटा जिसकी आज WDV है 10,000। मैंने आज इस प्लांट को बेटा 15,000 रुपए में बेच दिया, तो यहां मुझे 5,000 रुपए का फायदा हो गया। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। और ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ना बच्चों, ये रियलाइज्ड इन कैश भी है। इन कैश है। कैसे?
बेटा प्लांट अगर मैंने किसी को बेचा तो जिस पार्टी को बेचा उससे मुझे कैश आया है, तो सिंपल सी बात है, ये 5,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल नेचर का है और ये प्रॉफिट हमें कैश में भी मिला है, ये बात भी आप समझते हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर यही प्लांट ये WDV थी 10,000, इसको बेटा मैंने 15,000 रुपए में किसी को दे दिया, एक्सचेंज में दे दिया, यानी आप मेरी बात समझना, मैं एक नया प्लांट खरीदना चाहता था बच्चों, मैं नया प्लांट खरीदने के लिए अपने पास जो पुराना प्लांट था उसे एक्सचेंज में देकर आ गया। पुराना प्लांट की WDV है 10,000, बट एक्सचेंज में उसकी वैल्यू डिसाइड की गई 15,000। तो पहले तो ये बताओ 5,000 का प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया? हो गया सर। तो ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ना, ये कैपिटल नेचर का है, बट पॉइंट ये है कि ये रियलाइज्ड इन कैश नहीं है बच्चों, ये एक्सचेंज से हुआ है, तो ये अदर देन कैश है, तो आप ये वाला यूज नहीं कर पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो, बट याद रखना सिर्फ उतना ही पैसा जो रियलाइज्ड इन कैश होगा, जो अदर देन कैश होगा उसे नहीं ले सकते। आप समझ गए होंगे कैपिटल रिजर्व कैश में कब हो सकता है और अदर देन कैश कब होगा। अगर एसेट को बेचा, बेचने से पैसे आए तो रियलाइज्ड इन कैश बोला जाता है। अगर आपने उस एसेट को एक्सचेंज में दे दिया किसी को, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ ये कैपिटल रिजर्व तो है, बट अदर देन कैश के फॉर्मेट में इसे आप यूज नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब सबसे मजेदार बातें बताने का बेटा समय आ गया। मैंने जब ये एंट्री लिखवाई तो कुछ स्टूडेंट बैठे बैठे, अब बेटा घर पे बैठे हैं तो दिमाग चलता है उनका थोड़ा बहुत, तो वो पता क्या सोच रहे हैं, मैं बता देता हूं उनके क्या माइंड में आ रहा होगा। वो सोच रहे हैं कि सर जब आपने रिजर्व की लिस्ट लिखवाई थी ना, तो सर आपने वहां लिखवाया फ्री रिजर्व, मैंने बोला यस। सर आपने लिखवाया सिक्योरिटी प्रीमियम, मैंने बोला बिल्कुल ठीक। सर आपने लिखवाया CRR, तो सर आपने सीक्वेंस ली थी फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और CRR। बट सर जब आप रिजर्व को डेबिट करने लगे ना, तो सर आपने लास्ट वाले को सबसे पहले डेबिट किया, लास्ट वाला यानी CRR, उसके बाद में सर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम और उसके बाद में सर आपने फ्री रिजर्व को। सर ऐसा क्यों किया? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टूडेंट का एक बड़ा कॉमन डाउट यहां पर आता है कि सर एग्जाम के अंदर जब ये प्रॉब्लम आएगी तो जैसे आपने सीक्वेंस वाइज लिखा है CRR, सिक्योरिटी, जनरल, P&L वगैरह वगैरह, जैसे आपने लिखा है, क्या हमें एग्जाम में वैसा ही लिख कर आना है? तो मेरा आंसर है 100% बेटा यस, आपको ऐसे ही लिखकर आना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, तो स्टूडेंट का अगला जो डाउट बनता, मालूम हो क्या बनता? वो कह रहा चलो सर आपकी बात मान ली, हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है, बट आप हमें रीजन दो, ये सीक्वेंस हमें क्यों फॉलो करना है, पहले CRR ही क्यों यूज करना है? इसे समझने के लिए बेटा मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डील करना चाहता हूं, उसे ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। बेटा एक बात याद करो, हमारे कंट्री में बेटा डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, आपको याद है? हाँ जी। उसमें मोदी जी ने एक दिन रात को आकर बोला 8 बजे कि भाई कल से जो पुराने करेंसी नोट है वो बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो आपके पास घर में 500 और 1000 के नोट रखे हुए हैं, कल से उसकी कोई वैल्यू नहीं रखेगी, कल से हम नए नोट प्रिंट कर रहे हैं, नए नोट ही मार्केट में ट्रेड होंगे, यानी मार्केट में एक्सचेंज के वैल्यूएबल माने जाएंगे। लेकिन आप बच्चों को याद होगा वहां पर मोदी जी ने एक कंडीशन लगा दी थी कि ये जो 500 और 1000 के नोट है आप इन्हें यूज कर सकते हो अगर पेट्रोल पंप वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, यानी अगर आप पेट्रोल पंप वगैरह पे हो, अगर आप वहां पर यूज कर सकते हो, या हॉस्पिटल के अंदर आप हो तो पुराने नोट को भी देकर आप वहां पर अपनी सर्विसेज ले सकते हो। अब मुझे एक लॉजिकल बात बताना, मान लो बेटा एक दिन आप पेट्रोल पंप पे गए, ध्यान से समझना, और आपको अपनी गाड़ी कार के अंदर पेट्रोल भरवाना है, आपकी पॉकेट के अंदर 2 नोट रखे हुए हैं, एक 500 का वो वाला जो पुराना है, जो मोदी जी ने बोला था कि अब आगे चलेगा नहीं, और एक नए वाला जो अभी अभी गवर्नमेंट ने नया नोट रिलीज किया, आपके पास वो भी है, आपकी पॉकेट में दोनों नोट है। ईमानदारी से बताओ आप पहले कौन सा नोट चलाओगे? सर हम इतने ईमानदार हैं, हम पहले उस पेट्रोल पंप पे पुराने वाला नोट पकड़ाएंगे। रीजन मालूम है क्यों? आपको ये बात पता है कि ये वाला जो नोट है ना, पुराने वाला, ये रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, ये अब हर जगह फ्रीली यूज नहीं हो सकता, इसे हम कुछ कुछ जगह ही यूज कर सकते हैं, यानी हर जगह इसे यूज करना अब पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने बेटा समझदारी क्या लगाई, आपको पता पेट्रोल पंप
उनमें से एक ऐसा जगह है जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि ये नोट यहां चलेगा, तो आप बेटा वहां पर वही नोट दोगे, चाहे वो पेट्रोल पंप वाला बोले कि भाई साहब नए वाला दे दो, आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे पास तो नए वाला है ही नहीं, जबकि आपके पॉकेट में बेटा नए वाला नोट भी रखा हुआ है, आपको पता है ये नोट यहीं चलेगा, आप वहां से चलाने की हर संभव कोशिश करते हो। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो एक और ईमानदारी का टेस्ट करते हैं आप बच्चों के साथ। मान लो आपकी पॉकेट में दो नोट है, एक नोट एकदम चकाचक है बेटा, अभी अभी आपने एटीएम से विड्रॉ किया है, एकदम बढ़िया कड़क, और एक है बेटा पुराना नोट जो फटा हुआ है, डैमेज्ड है। आपकी पॉकेट में दोनों नोट रखे हैं। आपको पता है, आपने देखा कि आपको पता है कि यार ये फटे वाला नोट ना हर जगह नहीं चल सकता, बट आपके माइंड में आया कि हमारा जो घर है जिस एरिया में है वहां पर बेटा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, जैसे गुप्ता जी शर्मा जी डिपार्टमेंटल स्टोर है। आपको पता है कि उन गुप्ता जी के पास जो है ना इतना ज्यादा भीड़ रहता है कि वो कभी नोट को चेक ही नहीं करते, वैसे नहीं करते कि भाई असली है कि नकली है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं। आपने सोचा कि ये नोट है ना गुप्ता जी को हम चिपका सकते हैं फटे वाला, कैसे? आप बेटा गुप्ता जी के पास जाते हो, आप उनसे कुछ सामान मांगते हो और अपना जो 500 का अपनी पॉकेट में अरेंज करके जाते हो कि आगे की तरफ फटे वाला नोट होता है, आप वो फटे वाला नोट निकालते हो और उनको दे देते हो सामान के बदले में। और आपके मन में एक बैकअप प्लान भी चल रहा होता है कि अगर बाई चांस आज दिन खराब हुआ और इन्होंने देख लिया और ये बोले अरे नालायक ये तो फटा हुआ है, तो हम बोलेंगे ओह अंकल जी सॉरी सॉरी, हम दूसरा 500 का नए वाला नोट भी पकड़ा देंगे, यानी हमारे पास बैकअप प्लान पहले से तैयार है। बेटा एक बात बताओ, आप क्या सोच रहे हो कि ये नोट उस जगह चलाएंगे जहां पर ये चल सकता है, बाकी हर जगह चलने की कंडीशन में नहीं है, यानी बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड नोट है। वो 500 का पुराना नोट या 500 का फटा हुआ नोट आपको पता है हर जगह नहीं चलेगा, ये ऐसी जगह चलेगा जहां पर लेने वाले इसको पूरे प्रॉपर ध्यान से नहीं देखेगा, तो आपने उसको चिपका दिया बेटा, उन गुप्ता जी को नोट दे दिया पुराने वाला। अब मुझे एक बात समझाना, जब आप छोटे थे बेटा बचपन में, हो तो अभी भी आप छोटे, लेकिन कभी आपको घर परिवार में ऐसी बातें समझाई गया कि एक दिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो एक दिन आएंगे और नोटबंदी कर देंगे, तो बेटा उस दिन आपके पास दो नोट होंगे, एक पुराने वाला एक नए वाला। क्या परिवार में किसी ने ऐसे सिखाया कि बेटा पहले पुराने वाला चलाना फिर नए वाला? नहीं बेटा, ये तो एक हर आदमी का कॉमन सेंस एरिया होता है, ये तो हर आदमी ऐसा ही करेगा, और जो ऐसा नहीं कर रहा मैं बोलूंगा वो नॉर्मल नहीं है, ये तुम नहीं मैं क्या पूरी दुनिया ऐसे ही करेगी बेटा। और ये किसी ने थोड़ी समझाया था घर में कि मम्मी ने कहा कि बेटा देख तेरे पास एक फटे वाला नोट है, ये गुप्ता जी की दुकान पे चला देना, वो ध्यान नहीं देते। नहीं बच्चों, ये हमारे अंदर बेटा इनबिल्ट क्वालिटी होती है, हर आदमी के अंदर होती है, और जिसके अंदर नहीं है इसका मतलब समझ जाना वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो आप ये मानकर चलना कि जो रिस्ट्रिक्टेड चीजें है ना वो हर जगह नहीं चलने वाले। अब इसी एग्जाम्पल को मैं यहां अप्लाई कर दूंगा, बेटा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो CRR है ना बेटा, इसको लेकर हमारा सेक्शन नंबर 55 है, सॉरी 52 गलत लिख दिया, 55 है, इसको लेकर लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से सुनना कि CRR जो है वो सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के काम आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? CRR के लिए लिखा गया है इन्हें फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए काम में लिया जा सकता है, सिर्फ एक जगह, इशूइंग फुल्ली पेड अप। बेटा एक बात बताओ, जब CRR एक रिस्ट्रिक्टेड प्रॉफिट है यानी लॉक्ड प्रॉफिट है, तो आप सबसे पहले बोनस दोगे, तो आपको पता है कि CRR यहां काम में आ सकता है, तो सबसे पहले आप CRR को यूज करोगे। CRR खत्म हो जाएगा ना, तब आप अगले रिजर्व पे जाओगे। बेटा कंपनी को पता है CRR को इसके अलावा किसी और जगह यूज नहीं किया जा सकता, कंपनीज एक्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, तो आप सबसे पहले बेटा CRR यूज करोगे। अगर CRR के बाद भी पैसे कम पड़ गए तो सेकंड आप यूज करोगे बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बच्चा कह रहा सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड नंबर पे क्यों आया? मैंने कहा था कंपनीज एक्ट जब पढ़ोगे वहां प्रोविजन नंबर 52 जो है ना बच्चों, वहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करने के लिए 5 एरिया बताए गए, यानी वो 5 जगह यूज हो सकता है। अब जरा खुद सोचो, CRR सिर्फ एक जगह यूज हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 जगह, तो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कौन बेटा? सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन CRR के ऊपर, तो सबसे पहले CRR को खत्म करो। CRR खत्म होने के बाद अगर पैसे कम पड़ गए बोनस के लिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाएंगे, और उसके बाद में बेटा ये जितने भी रिजर्व है ना, ये तो सारे फ्री रिजर्व हैं, इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दो, कोई बात नहीं, P&L पहले आ जाए या जनरल रिजर्व पहले आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये याद रखना, सबसे पहले आप किसको यूज करोगे? सबसे पहला यूज करना आपको CRR, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद आप किसी भी रिजर्व को यूज कर सकते हो।
सीआरआर सबसे पहले क्यों, वो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है बेटा। कंपनीज एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप उसे सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस के काम में ले सकते हो। ऐसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी 5 जगह यूज किया जा सकता है। तो पहले हमने दोनों रिस्ट्रिक्टेड को यूज किया, उसके बाद भी अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो बेटा बाकी के फ्री रिजर्व्स को हम यूज करने वाले। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। तो ये हमारी 2 जर्नल एंट्री बेटा हमें पेपर में बनानी पड़ेंगी फुल्ली पेड अप बोनस इश्यू के दौरान। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा मैं अब आपको बुक की कुछ प्रॉब्लम करवाऊं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आती हैं। ठीक है जी, दोनों एंट्री क्लियर है। अब एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स को हम बेटा डील करते हैं। हाँ जी बेटा, अभी हम प्रॉब्लम करवाते हैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों, प्रॉब्लम नंबर होगा आपका जी 4th नंबर। इस पे आ जाओ सभी बच्चे, पहले 4th नंबर से शुरुआत कर रहा हूं बेटा। क्या कह रहा है, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सरल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। 31 मार्च 2014 का बेटा इनका कुछ ट्रायल बैलेंस दिया। यहां पर ये बताना चाह रहा है 4500 इक्विटी शेयर्स हैं बेटा, 100 वाले, तो 4.5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स हो गए। सबसे पहले तो ये बताओ ये फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं? हाँ जी सर। आगे बेटा कह रहा है कैपिटल रिजर्व में हमारे पास 90,000 रुपीज है, जिसमें से 40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट है। बेटा एक बात बताओ, कैपिटल रिजर्व में हमारे पास 90,000 रखा हुआ है। आप सभी को पता है कैपिटल रिजर्व में से हम उतना ही पैसा यूज कर सकते हैं जो हमें क्या होगा, जो हमारे को बेटा रियलाइज्ड इन कैश होगा। अगर आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो 90,000 रुपए का कैपिटल रिजर्व है, उसमें से प्लांट को बेचने से अगर 40,000 है तो ये तो होगा बेटा रियलाइज्ड इन कैश। तो 40,000 तो कैश में माना जाएगा और 50,000 जो बैलेंस होगा बेटा वो बोला जाएगा अदर देन कैश। क्या बोला जाएगा जी? अदर देन कैश बोला जाएगा। तो समझना क्या है, कैपिटल रिजर्व का 90,000 है, उसके 2 पार्ट बन जाएंगे। 40,000 को हम रियलाइज्ड इन कैश मानेंगे और 50,000 को अदर देन कैश। तो बोनस इश्यू के लिए सिर्फ हम 40,000 को यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास 40,000 है। मैंने आपको कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रीमियम का कैश में रियलाइज्ड अमाउंट यूज करते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम में सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दे और कुछ भी ना बताए बेटा, तो हमेशा याद रखना उसे रियलाइज्ड इन कैश ही माना जाएगा, यानी पूरा 40,000 रियलाइज्ड इन कैश कंसीडर होगा। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में बेटा 30,000 रुपए, जनरल रिजर्व में बेटा 1,05,000 और पी&एल का क्रेडिट बैलेंस है बच्चों 65,000। द कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू equity shareholder, company decided to issue to equity shareholder bonus share at the rate of one share for every 3। अगर किसी के पास कंपनी के 3 शेयर हैं तो उसे एक फ्री में दिया जाएगा। कंपनी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। कंपनी चाहती है कि वो फ्री रिजर्व को मिनिमम यूज करे। बेटा हम तो खुद यही बात कह रहे हैं, फ्री रिजर्व का मतलब है कि जो पी&एल और जनरल रिजर्व है उनको सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम किनको यूज करेंगे, जो हमारे बेटा कौन से रिजर्व है, रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व, उनको यूज करेंगे। आगे क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरल लिमिटेड। ये हमारी पूरी की पूरी प्रॉब्लम है बेटा, क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर। तो अगर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाएं तो बेटा मेरे साथ आ जाओ यहां पर। सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स को करने के लिए बेटा एग्जाम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आओ, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे हमेशा। कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। सबसे पहले हमें बोनस शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारी कंपनी के पास पहले से 4500 शेयर्स है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे, 4500 जो शेयर्स हैं, अगर इनके बदले में अगर हम बोनस दें तो एक बोनस मिलता है बेटा 3 के बदले में। अगर तुम्हारे पास 3 शेयर्स हैं तो एक मिलेगा, तो 4500 के बदले में बेटा 1500 बोनस इश्यू किया जाएगा। कितने शेयर्स? 1500 शेयर्स। ये बेटा आपके शेयर्स आ जाएंगे। दूसरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ बोनस।
जो बोनस दिया गया उसकी अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ बोनस। बेटा बोनस में आप 1500 शेयर्स देना चाहते हो, 1500 शेयर्स देना चाहते हो। एक शेयर कितने रुपए का है जी, यहां से देखो बेटा एक शेयर है 100 रुपीज का, तो 1500 को बेटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 1,50,000 रुपए। यानी हमारा बोनस इशू कितने रुपए का होने वाला है, 1.5 लाख रुपए का। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें 4500 शेयर्स, 4500 के बदले में 1/3 के रेशियो में 1500 दिए जाएंगे तो अमाउंट ऑफ बोनस हो जाती है बेटा 1.5 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई? इनके लिए हम कौन कौन से रिजर्व यूज करेंगे सभी को पता है। सबसे पहले आप कहां से पैसे निकालोगे, सबसे पहले आप यूज करोगे बेटा सीआरआर के 30,000, सिक्योरिटी प्रीमियम के 40, तो आपके पास 70,000 रुपए तो ये हो गए, और बाकी के बचे हुए 80,000 आप बाकी रिजर्व से निकाल लोगे, यानी फ्री रिजर्व वगैरह से। आ जाइए बेटा यहां पर, तो पहली एंट्री क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सीआरआर में हमारे पास कितने रुपए रखे हुए हैं, सीआरआर में बच्चों 30,000 रुपीज है, तो सीआरआर डेबिट हो जाएगा बेटा 30,000 से। फिर बेटा आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट देखो जी 40,000 रुपए, तो 40,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम। उसके बाद में बेटा इस प्रॉब्लम में कैपिटल रिजर्व भी दिया हुआ है, और आपको पता है जो कैपिटल रिजर्व है ना उसको लेकर बात बोला गया था कि सिर्फ उतना यूज करना जो रियलाइज्ड इन कैश है, तो कैश में रियलाइज्ड पोर्शन है बेटा 40,000 रुपीज, तो 40,000 रुपए बेटा रियलाइज्ड इन कैश माना जाएगा। कैश पार्ट, कौन सा पार्ट यूज किया बेटा, रियलाइज्ड इन कैश। यहां से देखो ना 90,000 टोटल कैपिटल रिजर्व, 40,000 बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, प्लांट बेचने से हुआ तो उसे कैपिटल रिजर्व ही बोला जाएगा, मतलब रियलाइज्ड इन कैश। तो हमारे पास टोटल कितने होंगे, ये हो गए बेटा हमारे पास लगभग 1,10,000, 40,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, वो हम जनरल रिजर्व से निकाल लेंगे। जनरल रिजर्व से निकालो या P&L से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरल रिजर्व अकाउंट से निकाल लेंगे हम 30,000 रुपए। क्लियर है? हाँ जी सर, ये हमें समझ आ गया, यहां तक कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? कम हो रहा सर, ये जनरल रिजर्व से 40,000 रुपए निकालने पड़ेंगे, 40,000। ठीक है, जनरल रिजर्व के बाद में यहां पर आ जाएगा 2 बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर कर देते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहां पर आ जाएगा 1,50,000। और लास्ट में सेकंड एंट्री क्या बनानी है बेटा, यहां पर जब आप बोनस दे दोगे तो सेकंड एंट्री बनने वाली है बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात खत्म। यहां पर आ जाएगा 1,50,000 और 1,50,000। बताइए समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया बड़े आराम से। तो ये प्रॉब्लम बेटा हमारी 4th नंबर कंप्लीट हो जाती है। पहले हमने नंबर्स कैलकुलेट किए, नंबर्स से बेटा हमने अमाउंट ऑफ बोनस निकाली, उसके लिए फिर हमने 2 जर्नल एंट्रीज आपको पास करके दिखाई। अगर ये समझ आ गया तो इसे फटाफट नोट करो, फिर आपको अगली प्रॉब्लम पे बेटा लेकर चलते हैं। जल्दी से देखो यहाँ पर मैं कह रहा हूं देखो बेटा, स्टार्टिंग में जो बातें बताई थी वो हमने कंपनीज एक्ट के साथ जोड़कर आपको बोनस पढ़ाने की कोशिश की थी कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल में पावर है वगैरह वगैरह। बट अगर हम सीधा अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करते तो 5 जर्नल एंट्री आज ही समझा चुका होता, आज खत्म हो जाती 5 एंट्री। बट अभी तक हमने सिर्फ आपको 4th नंबर प्रॉब्लम में वो बातें बताई जो आपके लिए रेलेवेंट है, यानी जो आपको आनी चाहिए थी। 4th नंबर एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, कैपिटल रिजर्व का उतना पार्ट यूज किया जो कैश में रियलाइज्ड था। उसके बाद में अगर हम बात करें बेटा, चलिए एक और प्रॉब्लम आपको करवाते हैं, प्रॉब्लम नंबर जी 3 आ जाओ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सिंधु लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी, ये कह रहा है बेटा ध्यान से समझना,
50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, 8 रुपए पेड अप है बेटा। पहले तो ये बताओ ये शेयर्स कौन से हैं? पार्टली पेड अप। मैंने आपको कहा था पार्टली पेड अप शेयर्स जो होते हैं ना, उनको हम बोनस शेयर नहीं दे सकते, ठीक है। हमारा जनरल रिजर्व 80,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000। रिवैल्यूएशन रिजर्व तो बेटा यूज ही नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम 10, सरप्लस यानी P&L का क्रेडिट बैलेंस 1,60,000। दोबारा सुनना, ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है इन्हें बोनस तब ही दिया जा सकता है, पहले पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में बदलना पड़ेगा। यानी कंपनी पहले क्या करेगी, इन सभी शेयर होल्डर से बेटा 2-2 रुपए की डिमांड करेगी, और अगर ये लोग 2-2 रुपए लाकर कंपनी को दे देंगे, अगर कंपनी को 2-2 रुपए डिपॉजिट करवा देंगे, तो ये पार्टली पेड अप फुल्ली पेड अप में बदल जाएंगे। उसके बाद में इनको बोनस दिया जा सकता है। बोनस तब तक नहीं दे सकते जब तक ये पार्टली पेड अप। पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। 1 अप्रैल 2020 द कंपनी made a final call to each on 50,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने सभी शेयर होल्डर से 2-2 रुपए जो बैलेंस था वो मांगा। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 15th of April, thereafter the company decided to, ओहो 1 अप्रैल को पैसे मांगा बेटा, 15 अप्रैल को सबने पैसे दे दिए। उसके बाद में कंपनी ने क्या सोचा, कैपिटलाइज इट रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 5, यानी 1 शेयर मिलेगा बोनस के तरीके से अगर आपके पास 5 शेयर, यानी ये बोनस का रेशियो बच्चों 1:5। एडिशनली द कंपनी पास द बोर्ड रेजोल्यूशन टू यूज सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नलिज्म एंड बैलेंस if any from the surplus in the profit and loss account shows entries in the books of सिंधु लिमिटेड। ठीक है, ये कह रहा सिक्योरिटी प्रीमियम को भी यूज करना है, यानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो आपको यहां पर मैं एक बात बता दूं, इस प्रॉब्लम को कब तक नहीं किया जा सकता, जब तक ये फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो पहली एंट्री बनेगी बेटा 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कंपनी क्या करेगी, फाइनल कॉल की डिमांड करेगी। बेटा याद करो 11th क्लास में हमें पढ़ाया जाता था फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या बनती थी, तो एंट्री बनती थी इस तरीके से, इक्विटी शेयर एंट्री पास होगी बच्चों, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। पैसे ड्यू कर दिए, 50,000 शेयर है बेटा, एक शेयर पे 2 रुपए, तो 50,000 पे ये बन जाता है जी 1 लाख रुपए। तो हमारी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर ये प्रॉब्लम कहता 15 अप्रैल को इन लोगों ने पैसे भी दे दिए, तो 1 अप्रैल को पैसे मांगे गए बेटा, 15 अप्रैल को इनसे पैसे आ भी गए। जब पैसे आएंगे, जब पैसे मिलेंगे, तो हम एंट्री क्या बनेंगे, कंपनी के पास कैश आएगा जी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैश आया, या बेटा हमारे पास पैसे आए जो बैंक के फॉर्मेट में आए, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा यहां पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो यहां पर आ जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। पहली एंट्री में हमने पैसे मांगे, दूसरी एंट्री से हमें पैसे प्राप्त हो गए। अब एक बात बताओ, जैसे ये पैसे मिले, ये पार्टली पेड अप किस में बदल गए बेटा, ये पार्टली पेड अप वाले जो लोग थे उन्होंने कंपनी को 2-2 रुपए का फाइनल कॉल दिया और अपने आप को बेटा फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करवा लिया। अब इन्हें पार्टली पेड अप नहीं बोल सकते, अब ये फुल्ली पेड अप शेयर ही बोले जाएंगे, यानी ये फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद में अब आ जाता है बेटा बोनस इश्यू की बातें। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है, पहले क्या किया हमने, पार्टली पेड अप को पहले हमने फुल्ली पेड अप में बदला, और फुल्ली पेड अप में हमने बदलने के लिए उनसे 2-2 रुपए लिए हैं बेटा, तो हमने उनको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर लिया। अब प्रॉब्लम कहती कि उनको बोनस देना है, यहां पर आ जाओ, 50,000 शेयर से बेटा बोनस का रेशियो 1:5, यहां से आ जाएगा नंबर ऑफ बोनस शेयर्स, नंबर ऑफ बोनस। तो हम बोनस शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे एग्जिस्टिंग 50,000 शेयर्स है बेटा, एग्जिस्टिंग को बोनस दिया जाएगा। अब सारे एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड अप है बेटा, बोनस से पहले उनको फुल्ली पेड अप में बदल चुके हैं।
एक मिलेगा कितने के बदले में, 5 के बदले में, तो 50,000 के बदले में बच्चों 10,000 शेयर्स दिए जाएंगे, यानी 10,000 शेयर्स दे देंगे। अगला पॉइंट आता है बेटा अमाउंट ऑफ बोनस। सेकंड पॉइंट में हम जो काम करने वाले हैं वो अमाउंट ऑफ बोनस की बात होने वाली है बेटा, कि कितने रुपए का बोनस होगा। तो बेटा अमाउंट ऑफ बोनस कैसे बोलोगे आप, बड़ा सिंपल है। देखो बच्चों 10,000 शेयर्स दिए आपने बोनस में, अरे नालायक बच्चों 10,000 बोनस दे रहे हो आप, एक शेयर की वैल्यू है बच्चों 10 रुपए, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 बोले तो बेटे कितने रुपए हो गया जी, 1 लाख रुपए हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, बरोबर सर समझ आ गया। मैं दोबारा बोल देता हूं क्या किया मैंने। पहले बेटा सभी पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में बदल लिया, उसके लिए 2 जर्नल एंट्री की, फिर हमने 50,000 शेयर्स को 1:5 के रेशियो के अकॉर्डिंग 10,000 बोनस शेयर्स दिए जाएंगे। एक बोनस अगर 10 रुपए का है तो 10,000 की वैल्यू हो जाएगी बेटे 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का बोनस इश्यू माना जाएगा। आप सभी बच्चों को पता है सबसे पहले क्या यूज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000, फिर क्या यूज करोगे बच्चों, फिर यूज करेंगे जनरल और फिर जी पी एंड एल। तो एंट्री क्या बनेगी, अब एंट्री अगले पेज पे बना देते हैं सब। अरे नालायकों बोनस देने की एंट्री बोलो सिक्योरिटी प्रीमियम। सर हम कैसे बोले घर बैठे, तो घर बैठे बैठे बोलते रहो घर पे, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 रुपए सिक्योर। अरे सर आपने सीआरआर यूज नहीं किया, इस प्रॉब्लम में सीआरआर का बेटा बैलेंस तो नहीं है, इसलिए सीआरआर यूज नहीं किया गया। अदरवाइज सबसे पहले सीआरआर फिर सिक्योरिटी फिर जनरलिज्म वगैरह आते। जनरलिज्म में 80,000 पैसे फिर भी कम पड़ गए, तो निकाल लो सरप्लस यानी पी एंड एल से, सरप्लस सरप्लस ऑब्लिक पी एंड एल अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा बेटा 10,000। अब जाकर 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट हो गया, तो आ जाएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोलो जी बोलो 1 लाख रुपए क्लियर। और लास्ट में बेटा इनको कैपिटल इश्यू कर दो, तो क्या करोगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और बच्चों यहां पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे बेटा ये 2 जर्नल एंट्री तो हमने आपको लास्ट वाली प्रॉब्लम में भी बता दी थी। पिछले वाली प्रॉब्लम और अभी वाली प्रॉब्लम में डिफरेंस कहां पर है सर, एक सेकंड बेटा इक्विटी शेयर होल्डर लिख देता हूं, यहां पर आप लिखो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स, यहां पर भी लिखना बोनस टू शेयर होल्डर्स। वैसे इक्विटी शेयर होल्डर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। पिछले वाले में प्रॉब्लम में जो शेयर्स थे ना वो पहले से ही फुल्ली पेड अप थे, यहां पर ये पहले पार्टली पेड अप थे, पार्टली पेड अप को मैंने फुल्ली पेड अप में बदला, उनसे पैसे लिए, फुल्ली पेड अप में बदलने के बाद हमने इनको बोनस दे दिया बेटा। तो बोनस के लिए पहले रिजर्व को कम कर दिया या एक लायबिलिटी बुक कर ली, बाद में ये लायबिलिटी खत्म और कैपिटल का बैलेंस बढ़ा दिया। तो सीधा सीधा क्रक्स क्या निकला, कैपिटल बढ़ती है रिजर्व्स का बैलेंस गिर जाता है। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास में हमने आपको बोनस से रिलेटेड बेसिक बातें समझाई। बोनस का पहला केस भी बेटा मैंने आपको समझाया कि जब इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस होता है कौन सी 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, और उसके ऊपर बेटा मैंने आपको आज 2 प्रॉब्लम्स भी कवर करवाए। अब सबसे पहले तो आपको बेटा घर के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं और मुझे भरोसा बच्चे जरूर करके आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 ये तुम्हारा होमवर्क में रहेगा आज, और एक बेटा प्रॉब्लम नंबर 1 जो है ये तुम्हारे होमवर्क में रहेगा। यानी 2 प्रॉब्लम मैंने आज कवर करवाई, 2 मैं आप बच्चों को होमवर्क के लिए देना चाहता हूं, और मुझे भरोसा है कि आप ये दोनों प्रॉब्लम कर आओगे। बाकी की जो बातें होंगी बेटा वो हम अगली क्लास में डील करेंगे। आज की क्लास में हमें बोनस का इतना ही पार्ट कवर करना था, 2 प्रॉब्लम्स कवर करवा दी, 2 प्रॉब्लम अगली क्लास के लिए होमवर्क में दे दिए आपको। बाकी का पार्ट बेटा नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डील किया जाएगा। आज की क्लास बेटा यहीं पर ओवर की जाती है।